प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 13 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आकृति दी गई है और ये एक गोल मेज पोज है, आप देख सकते हैं, और इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो ये डिजाइन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद लिखा है यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ये जो मेजपोश बनाया हुआ है, यदि हम इसको यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं तो यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी 28 सेंटीमीटर है। तो आगे लिखा है तो रुपये 0.35 प्रति सेंटीमीटर वर्ग की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। तो जैसे ही ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, सबसे पहले हमें डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, तभी तो हम इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना क्या सभी का एक साथ पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। इन डिजाइनों को एक एक करके निकाला जा सकता है। तो इन डिजाइनों को देखिए कैसे निकाला जाएगा। इन डिजाइनों का जो क्षेत्रफल है, ये देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम किसी भी एक डिजाइन को टारगेट करेंगे, जैसे कि इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने इस डिजाइन को टारगेट किया, ये वाली डिजाइन, और हमने त्रिज्या यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ खींच ली। तो हमने वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दिया और यहाँ पे त्रिज्या जो कि हमें 28 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है 28 सेंटीमीटर है और ये भी क्या हो जाएगी 28, और यहाँ पर हम इसे ए बी नाम दे सकते हैं। तो हमने नाम भी दे दिया ए और बी इसको। तो हमें ये वाला एरिया ज्ञात करना है। अगर हमें ये वाला क्षेत्रफल जहाँ डिजाइन बनी हुई है ये ज्ञात हो जाएगा, तो हम उसमें 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 6 हैं। तो बस सभी डिजाइन जितनी भी बनी हुई है सबका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, आपको याद होगा कि हम लोग पहले जो प्रश्न याद कर रहे थे उसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते थे। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता था आप सभी जानते हैं कि उसके लिए हम सबसे पहले इस त्रिज्यखंड ओ ए बी पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते थे, ओ ए बी ए का, और उसमें से ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ओ ए बी, पहले यदि हम त्रिज्यखंड की बात करें तो यहाँ पे एक और पॉइंट दे देते हैं सी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए सी बी ए पूरा ये जो एरिया है, पूरा एरिया, खाली एरिया और डिजाइन सहित पूरा एरिया जो है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से फिर हम बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि होगा त्रिभुज ओ ए बी। इसका बस सी नहीं आएगा त्रिभुज में, केवल ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े क्षेत्रफल यानी कि ओ ए सी बी में से इसको घटा देंगे त्रिभुज को, तो ये वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें इस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो अब यहाँ पे समस्या ये है कि हमें थीटा तो दिया ही नहीं गया है और आर बस हमें दिया गया है 28। तो हम कैसे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि पूरा जो मेज पोज है ये वृत्ताकार है, तो पूरा कोण जो है वो तो बन जाएगा 360 डिग्री का। पूरा कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री का। उसमें से ये डिजाइन 6 हिस्सों में बनी हुई है,
तो ऐसे ऐसे त्रिज्यखंड जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। तो आपको 360 में से ये छठवां हिस्सा जो है यानी कि 6 से भाग दे देना है। तो 360 में जब आप यहाँ पे यदि किया जाए, 360 में आप यदि 6 से भाग दे दोगे तो 6 6 36 यानी कि 60 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए थीटा हमें बड़ी आसानी से मिल गया और ये 60 अंश का है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें कोण भी पता है, हमें त्रिज्या भी पता है, तो हम OACB यानी पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए इसको अब हम क्रमानुसार हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरी बातें हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आइए जो दिया गया है उसको ही हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे, एक गोल मेजपोश में 6 समान डिजाइन बनी हुई हैं और मेजपोश की त्रिज्या जो दी गई है वो है r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया गया है। साथ ही साथ हम लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण, और प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा मैंने अभी आपको बताया था। तो पूरा कोण जो बनता है वो 360 है और बटे में आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 6 6 36 यानी 60 अंश का कोण जो बनेगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का बनेगा। तो इस तरीके से हमने कोण भी लिख लिया। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए चित्रानुसार त्रिज्यखंड OACBO, ये पूरा त्रिज्यखंड हो जाएगा OACBO। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे चलते हैं। चित्रानुसार त्रिज्यखंड OACBO का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल होता है बराबर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि होगा थीटा बटे 360 गुणित पाई r वर्ग। लगा देते हैं बराबर, बराबर के नीचे आ जाएगा बराबर, थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 गुणित पाई का मान हमें बोला गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया इसलिए हम 22/7 ही रख देते हैं। और r का मान जो है वो है 28 और यहाँ पे वर्ग लगा है यानी कि 28 का हो जाएगा वर्ग। चलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/6, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36 यानी कि 1/6 गुणित 22/7 गुणित 28 गुणित 28, क्योंकि 2 की घात है तो यहाँ पे हम 2 बार लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 चौके 28, अब ये 4 बार कैंसिल हो गया, लेकिन ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बचता है 22 गुणित 2 गुणित 28/3। इस तरीके से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम 22 का गुणा 28 में कर लेते हैं या 22 का गुणा 2 में कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 44 गुणित 28/3। इस तरीके से हमने इसका गुणा। अब हम रफ में इसका गुणा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम 28 लिख लेते हैं इधर और 44 लिख लेते हैं इधर। अब 4 का कर देते हैं, 4 8 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 है। फिर हमने क्रॉस लगाया, फिर दूसरी संख्या का गुणा किया, तो जब हमने 4 का किया 28 में तो 112 आया, तो इस वाले 4 का भी करेंगे तो 112 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 112। चलिए जोड़ लेते हैं। 2 2 और 1 कितना आएगा 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 ज्यों का त्यों, तो आया 12/32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/32/3। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर वर्ग। चलिए भाग दे देते हैं, कैंसिल नहीं होगा लेकिन दशमलव में तो शायद आएगा, इसलिए हम इसको भाग ही दे देते हैं। 12, यहाँ पे हमने लिखा 12/32 भागित 3, 3 चौके 12 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, 3 एकम 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार अब 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0 रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, और 0 रखने के बाद हम तुरंत बाद यहाँ पे दशमलव भी लगा देंगे। चलिए
अब इसमें भाग जाएगा 3×18, तो 410.6 दशमलव यहाँ पे है, अब ध्यान रखना। तो आ गया 18, तो फिर बचेगा 2, 20 में से 18 जाएगा तो बचेगा 2, तो फिर ये 20 आता जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हमने 6 की जगह पे यदि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो आप 6 भी लिख सकते हो या फिर 6 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6 लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब 410.66 इसका जो है आंसर आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। आंसर आया है 410.66 और ये आएगा सेंटीमीटर वर्ग में, क्योंकि ये क्षेत्रफल है वो भी त्रिज्यखंड का, तो ये आया सेंटीमीटर वर्ग में। तो ये हो गया स्टेप। अब हमने यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड यानी कि पूरा एरिया तो ज्ञात कर लिया है। अब हमें त्रिभुज OAB का हमें एरिया ज्ञात करना है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। यदि हम यहाँ पे देखें, यदि त्रिभुज की बात की जाए, देखिए आपके सामने मैंने त्रिभुज रखा OAB, आप देख सकते हैं। तो ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया बस। तो ये एरिया हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन हमें ना तो आधार का मान पता है, केवल ये पता है कि ये आधार है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये आधार कितना है। और ऊंचाई तो अभी भी बनी भी नहीं है, ऊंचाई तो यहाँ कोई दिख भी नहीं रही, ऊंचाई तो ऐसी बनेगी यहाँ पे इस तरीके की। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई में हमें ऊंचाई के लिए एक लंब खींचना पड़ेगा, ऐसा इस तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम लंब खींच लेते हैं। तो जब ने हम यहाँ पे लंब खींच लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। और यहाँ पे एक और प्रोसेस हो जाती है कि पूरा 60 अंश का कोण था, लेकिन अब यहाँ पे ये 30 हो गया और ये 30 हम लोगों ने पहले भी प्रश्न किए हैं। तो अब आप जानते हैं कि ये 30 अंश का है और ये भी कितने का है, 30 अंश का है। तो अगर हम कोई त्रिभुज लेंगे जैसे यहाँ पे OCA, तो इसका कोण 30 रहेगा, और पूरा लेंगे यदि OAB तो इसका कोण कितना रहेगा, 60 अंश का कोण रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमने किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे लंब खींचा। मान लेते हैं कि ये बिंदु M है, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि ये बिंदु M है। तो अब हम लिख सकते हैं OM लंब AB खींचा, तो हमने लिखा सबसे पहले। तो यहाँ पे OM लंब AB खींच दिया है। अब इससे क्या हुआ है, इससे देखिए ध्यान से। अब इसमें वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जिससे AM बराबर MB हो चुका है। जितना AM है उतना ही MB होगा। तो हमें आधार ज्ञात करना है सबसे पहले। तो आधार ज्ञात करना है तो हमें AM ज्ञात करना पड़ेगा। तो और कोण दिया गया है, इसलिए त्रिभुज हम लेंगे OMA। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMA में। तो OMA आप देख सकते हैं, ये है OMA। इस समकोण त्रिभुज में हमें AM ज्ञात करना है और यहाँ पे समकोण बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो AM हो गया लंब और समकोण के सामने की भुजा यानी कि OA हो जाती है कर्ण। तो लंब और कर्ण में साइन का रिलेशन होता है। हम सभी जानते हैं त्रिकोणमिति से कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए इसके पहले भी हम लोगों ने यही किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ताकि हमें AM ज्ञात हो जाए। तो बताइए अब आप कि OMA में लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा AM, क्योंकि थीटा के सामने, ये देखिए अब थीटा बन रहा है, तो थीटा कितना है 30 अंश, तो उसके सामने की भुजा AM जो है वो लंब हो जाएगी। तो AM लंब और बटे कर्ण क्या हो जाएगी, समकोण के सामने की भुजा। समकोण के सामने ये देखिए ये भुजा आपको दिख रही होगी, ये समकोण के सामने की भुजा है, जिसे हम कहेंगे OA। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान देखिए कितना है, तो पहले 60 था,
ये 30-30 हो गया है, तो 60 पहले था, अब 30-30 हो चुका है, इसलिए ये 30 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 अंश बराबर AM, चूंकि हमें ज्ञात करना है इसलिए हम AM ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जबकि OA हमें दिया गया है, O से लेके A तक ये वृत्त की त्रिज्या है 28, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइन 30 जो है उसका मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 बराबर AM ज्यों का त्यों बटे 28। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा AM में करेंगे तो आएगा 2AM बराबर 28 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 28। देखिए यहाँ पे ये 2 जो है AM के साथ में गुणा में लिखी हुई है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो गुणा माना जाता है, इसलिए AM बराबर 28/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AM बराबर 28/2 है, यानी कि 14 आ जाएगा, और AM जो है 14 सेंटीमीटर हमें मिलेगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है। आप 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो A से लेके M आपको 14 मिल चुकी है, लेकिन हमने अभी देखा है कि जितनी AM है उतनी ही तो M भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, जितनी AM है उतनी ही क्या है, M भी है। इसलिए AB का पूरा मान किस पे डिपेंड करता है, AM प्लस MB। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, इसलिए AB बराबर, AB का यदि हमें मान लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, AC AM प्लस MB, AM प्लस MB। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AM प्लस MB। ये क्या है, आंसर है, ये AB है। लेकिन AM कितना है, 14, और जितना AM है उतना ही MB होगा। MB भी कितना होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। चित्र से भी आप स्पष्ट है, दोनों बराबर है, हम लोग ऊपर भी लिख चुके हैं। तो 14 और 14 28 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो AB मिला है वो कितना मिल चुका है, A से लेके B तक ये है 28 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं A से लेके B तक कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो अब हमें AB मिल चुका है, अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसी त्रिभुज में OMA में अब AM ना लेके ऊंचाई ले लेंगे, यानी कि OM ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे कर्ण के साथ ही। आपको ध्यान रखना है, कर्ण तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्ण एक संख्यात्मक मान के रूप में है। जबकि हमें AM ज्ञात करना था तो कर्ण के साथ में हमने AM लिया। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि OM ज्ञात करना है, तो कर्ण के साथ में अब आपको OM लेना पड़ेगा। तो चलिए इस बार हम कर्ण के साथ में OM लेते हैं उसी त्रिभुज में। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में, तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए इस त्रिभुज में ये जो ऊंचाई है ये आधार का काम कर रही है, क्योंकि इस त्रिभुज की बात की जाए OMA में तो ये तो लंब है और ये तो कर्ण है। तो लंब और कर्ण तो ये हैं, तो ये क्या बचेगा, आधार। और आधार और कर्ण हम लोग साथ में लेके चलेंगे, आधार और कर्ण। तो कॉस में ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला कहता है आधार बटे कर्ण, इसलिए कॉस थीटा यहाँ पे लगाना सही रहेगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार क्या है OM बटे कर्ण क्या है OA। तो हमने लगा दिया आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा वही रहेगा 30 अंश। तो 30 अंश बराबर OM जो है हमें ज्ञात करना है, और OA जो हमें दिया गया है 28, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 28। चलिए cos 30 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ये होता है करणी 3/2, तो हम यहाँ पे रख देते हैं करणी 3/2, यानी √3/2, और OM बटे 28। चलिए अब हम 2 का गुणा OM में कर देते हैं, तो आएगा 2OM बराबर 28 का करणी 3 में करेंगे तो आएगा 28 करणी 3। चलिए OM का मान निकालना है ना, इसलिए आप देख सकते हैं OM यानी ऊंचाई हमें निकालनी है, इसलिए 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या को बटे में पहुंचा देते हैं। तो OM बराबर आएगा 28 करणी 3/2। ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो OM आपको मिलेगा, OM बराबर 14 दूनी 28, 28 हो गया, और करणी 3 ज्यों का त्यों 14 करणी 3। करणी 3 की वैल्यू उन्होंने बोली है क्वेश्चन में कि 1.7 रखिए, तो 14 गुणित हम करणी 3 का मान 1.7, आप प्रश्न में देख सकते हैं, हमें केवल बोला गया है करणी 3 की वैल्यू 1.7 रखिए।
चलिए 17 चौके 68, हम 17 का गुणा करेंगे, उसके बाद एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 17 चौके 28, 28 की 8, हासिल आ जाएगी 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17 एकम 17 और 2 19, और हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो यह आया 19.8। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, 17 चौके 68, 68 की 8, हासिल आ जाएगी 6, सॉरी 6 हासिल थी इसलिए ये नहीं तो गलत हो जाता। 17 चौके 68, 68 की 8, हासिल आ जाएगी 6, 17 एकम 17 और 6, तो ये लगभग 23 आएगा, 23 ही आएगा। हम यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये क्या लिखा है 23, या हम इसको काट के यहाँ पे कर देते हैं 23.8, और ये चूँकि दूरी है इसलिए सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये OM है जो कि सेंटीमीटर में हमें मिला है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे हमें आधार भी मिल चुका है, हमें ऊंचाई भी मिल चुकी है, तो अब हम आधार गुणित ऊंचाई का फॉर्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज OAB जो है इस त्रिभुज में आधार कितना है AB और ऊंचाई कितनी है OM, तो हम लिखेंगे AB गुणित OM, ये आधार गुणित ऊंचाई है। बराबर के नीचे लगाया बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। AB देखिए कितना ज्ञात किया था, आप देख सकते हैं 28 था AB, तो हमने यहाँ पे लिखा 28 गुणित OM देखिए कितना ज्ञात किया है, तो OM हमने अब भी ज्ञात किया है जो कि समथिंग 23.8 था। अभी जस्ट आप देख सकते हैं रिवर्स करके वीडियो को, 23.8 ही था OM, तो हमने यहाँ पे रख दिया 23.8, इसको लिख दिया। अब हमने ये 2 से कैंसिल कर दिए तो 14 आया, तो 14 गुणित 23.8 हमने गुणा किया। अब इसका रफ में करते हैं, आइए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 238 का गुणा करेंगे सीधा 14 में, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो 14 अट्ठे 112 है, 112 की 2 आ जाएंगी, हासिल में आ जाएगी 11 है, और 14 × 42, और 42 और 11 आ जाएंगे 53, 53 की 3 हासिल आ जाएगी 5, 14 दूनी 28, 28 29 30 31 32 33, 33 आ जाएगा। तो ये हम इन दोनों का यहाँ पे लिखते हैं 33 32, तो हमने लिखा 33 32, लेकिन एक अंक बाद दशमलव वापस दिया। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा इसकी इकाई रहेगी सेंटीमीटर वर्ग। तो अब आपको जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग है जो कि आया है 333.2, और पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अलग है जो कि हमने निकाला था यहाँ पे दोनों का, इस समेत दोनों का, इसको भी और इसको भी मिला दीजिए, अगर दोनों का यहाँ पे डैश लगा लेते हैं तो ये आया था 410.66। तो अब बड़े क्षेत्रफल में से यानी कि पूरे त्रिज्यखंड में से इस छोटे को यानी 333.2 को घटाएंगे तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, बड़ा क्षेत्रफल था 410.66, उसमें से घटा देते हैं 333.2, चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आइए देखते हैं कितना आता है। 410.66 घटाया 333.2, तो इसको भी यहाँ 0 रख सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटा रहे हैं हम लोग। 6 ज्यों का त्यों, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4, पॉइंट ज्यों का त्यों। अब इसके बाद शून्य के हम 10 मान लेते हैं, और 10 में से 3 जाएगा तो आएगा 7। अब यहाँ पे जो है एक हमने उधार ली थी इसलिए ये जो है 10 बन जाएगा, और 10 में से 3 जाएंगे तो फिर से एक बार 7 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 77.46। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 77.4, और ये जो है 77.46, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 77.46। तो ये हो जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। अब तो ये जो है हमें ऐसी 6 डिजाइन दी गई हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे
कि सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल या मेज पोस्ट में बनी सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेज पोस्ट में बनी सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो 6 गुणित 77.46 ये हम कर देंगे। चलिए 6 का गुणा करते हैं। 6 छौं 36, 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27, 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2, फिर 6 7 42 और 2 44 की 4 हासिल आ जाएगी 4, 6 7 42 और 4 यहाँ पे हमने जोड़ा 6 7 42 और 4 40, 2 अंक बाद हमने दशमलव लगाया। तो ये सभी जो डिजाइन बनी हुई हैं, यदि हम चित्र में देखें, इन सभी को मिलाया तो इसका क्षेत्रफल आया 464.76। अब ये सेंटीमीटर वर्ग में आपको लिखना चाहिए और ये भी आपको सेंटीमीटर वर्ग में लिखना चाहिए। ठीक है। अब हम, चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत है, तो आपको क्या करना है, 0.35 का और इसमें गुणा कर देना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वर्ग पर 0.35 रुपये लगते हैं, तो इतने सेंटीमीटर वर्ग पे कितने लगेंगे, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइनों को बनाने में कुल लागत। तो आपको देखना है यहाँ पे 0.35 का गुणा हो जाएगा इस पूरे क्षेत्रफल में, यानी कि 464.76 में। तो सीधी सी बात है कि 4 64 76 में 35 का गुणा करना है और उसके बाद 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। 3 नहीं 4 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक ये हैं और 2 अंक ये हैं, तो रुपये आ जाएंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 464.76 गुणित 35 का गुणा कर लेते हैं। तो 5 छक्के 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, पौने 7 35, 35 और 3 38, 38 की 8 हासिल फिर आ जाएगी 3, और 5 चौके 20, 20 और 3 23, 23 की 3 हासिल आ जाएगी 2, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23। चलिए अब हम 3 का करेंगे। 3 छंग 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 30 आते 21 और 1 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, 30 चौके 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 30 छंग 18 और 1 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1, 30 चौके 12 और 1 13, 0 8 8 16 इनको ऐड करना होता है। तो 0 8 8 16 की 6 हासिल आ गया 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 और 2 भी 6 और 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 2 5, 5 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 1। तो ये आया इस तरीके से आंसर 162 6 6 6। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 162 6 6 6। और यहाँ पे कितने 6 हैं ज़रा गौर से देखते हैं। इसका गुणा ज़रा फिर से हम लोग करेंगे थोड़ा सा। 5 छक्के 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, पौने 7 35, 35 और 3 38, 38 की 8 हासिल आ जाएगी 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 23 की 3 हासिल आ जाएगी 2 और 5 छक्के 30, 30 और 2 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 5 चौके 20 और 3 23। तो ये आया इस तरीके से। अब हम क्रॉस लगा के इसका करेंगे। 30 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 30 आते 21 और 1 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, फिर 30 चौके 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1 और फिर 30 18 और 1 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1 और 30 चौके 12 और 1 13। इस तरीके से करना था, थोड़ा मिस्टेक हो चुका था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मिलाया फिर आपको करके बताया। 8 8 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 2 6, 9 3 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से हमने ये जोड़ दिया है तो आया 162.66। अब क्योंकि 4 अंक बाद हमें दशमलव रखना है, आप जानते हैं यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 162.6660, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 162.6660 इस तरीके से आएगा। अब 4 अंक बाद दशमलव यानी 2 अंक बाद ये 2 अंक बाद ये, यानी हो गया 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 इसके बाद यहाँ पे तो 162.66। तो ये आ जाएगा कुल लागत, इसको हम रुपये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुल लागत आ जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बीच में आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।